नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। और स्वागत है आपका एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री मास्टर क्लास में। मुझे यह बताने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा यह टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और उसे 2 बार 3 बार रिवीजन करना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो आप चित्र 1 में देख सकते हैं। तो चित्र 1 में बताया गया है कि सिपाही और किसान विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। आप चित्र में देख सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया है सिर्फ उसे ही कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है यह कथन के तौर पर आ सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो इसमें कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। और दूसरा यहाँ पे कथन के तौर पर आ सकता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलता था वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। तो यहाँ पे 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन थी। तो अवध थी। तो अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो याद रखिएगा कि 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। और गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा ऐलान किया गया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाना और शासक को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। और कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो कथन के तौर पर यह भी आ सकता है कि किसके द्वारा यह कहा गया था। तो याद रखिएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये जितने सारे अभी मैंने बताया ये कथन के तौर पर आ सकते हैं। तो इसे 1-2 बार आप रिविज़न कीजिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। अब जानते हैं किसान और सिपाही। इसमें यह इम्पोर्टेंट बताया गया है कि 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी कारण से 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। और इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। आप इसे बस सुन सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। अब जानते हैं सुधारों का प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या क्या सुधार किए गए थे वो बताया गया है। पुस्तक में जो चित्र दिए जाते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो आप चित्र 2 को देख सकते हैं कि उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। तो अफवाह यहाँ पे फैलाया जा रहा है सिपाही के द्वारा।
तो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताया जा रहा है कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। और इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तो उससे भी पुरखों की संपत्ति का उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि वह कौन सा कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो यह कानून प्रावधान किया गया था 1850 में, और यह कानून था ईसाई धर्म को अपनाना। आगे का पॉइंट है जनता की नज़र से। तो जनता की नज़र में क्या था वो बताया गया है। तो उसमें यह बताया गया था कि उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोचते थे, उनका नज़रिया लेने के लिए स्रोत 1 और 2 में बताया गया है। तो इसमें कुछ खास बताया नहीं गया है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो मैं इसे आपके सामने रख रहा हूँ। महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया ये इम्पोर्टेंट है। मांझा प्रवास के कुछ अंश यहाँ पे बताए गए हैं। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि मांझा प्रवास किसके द्वारा लिखा गया था। तो ब्राह्मण विष्णु भट्ट के गोडसे के द्वारा। और वो कहाँ के निवासी थे, तो महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव के निवासी थे। दूसरा स्रोत में इम्पोर्टेंट बताया गया है, सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था और उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। और सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिनका नारगेट ने अंग्रेज़ों में अनुवाद किया और फ्रॉम स्पॉय टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि सीताराम ने 1861 में किस भाषा में अपने संस्करण लिखे थे, तो अवधी भाषा में संस्मरण लिखे थे। अनुवाद नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और वो था फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गए। तो सैनिक विद्रोह किस तरह से जन विद्रोह बन गए ये बताया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरठ से दिल्ली तक। चित्र में देख सकते हैं। तो सैनिक विद्रोह होने का कारण ये था कि 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। और कहाँ पर, तो बैरकपुर में। चित्र 4 में बताया गया है कैवेलरी लाइनों में युद्ध। तो 3 जुलाई 1857 को 3,000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे थे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चला था। चित्र 5 में आप देख सकते हैं मंगल पांडे की स्मृति में जारी किया गया था डाक टिकट। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया था। तो याद रखिएगा कि 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। और मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। आप चित्र 6 में देख सकते हैं बहादुर शाह जफर को। और चित्र 7 में है नाना साहेब। और किस तरह से बगावत फैलने लगी इसमें यह बताया गया है।
और चित्र 8 में बताया गया है जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। और इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन थे? तो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब थे और वे कानपुर के पास रहते थे। और लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया नवाब वाजिद अली शाह के बेटे को और विरजी कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि लखनऊ की गद्दी से हटाकर किसे वहां का नया नवाब घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजी कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया था। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि झांसी में सिपाहियों का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। और नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे। तो समझ सकते हैं कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे मध्य प्रदेश के मांडल क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। और ये जो पॉइंट बताया गया है इसमें कथन के तौर पर आ सकता है। तो इसमें यह कथन है, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो यह कथन 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम के द्वारा भेजा था। तो याद रखिएगा कि यह कथन 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम के द्वारा भेजा था और इसमें यह कहा गया था कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताएं हम सामने आए। उदाहरण के लिए फौजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। और दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे और बरेली के सिपाही बखत खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बखत खां कहाँ के सिपाही थे? तो बरेली के सिपाही थे। और इस बगावत के मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जमींदार कुंवर सिंह कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के, और उन्होंने महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। आप चित्र 10 में देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह। और चित्र 11 में आप देख सकते हैं ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सालिमग्राम किले पर कब्जा किया हुआ था। आप देख सकते हैं कि सालीगढ़ किले और दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किया हुआ। और चित्र 12 में आप देख सकते हैं विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो शुरू में अंग्रेजी सैनिकों को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई और 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। वे गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। दूसरा अगला पॉइंट है कंपनी का पलटवार। तो इससे पहले हमने जितना भी देखे सैनिक विद्रोह के अंतर्गत थे और अब कंपनी का क्या पलटवार हुआ उसके बारे में देखते हैं।
तो 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में कब आई। तो 1857 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी के तौर पे आप इसे लगा सकते हैं। इस पॉइंट का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। तो कौन सा जेल था? रंगून जेल। और कब भेजा गया था? 1858 में। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस 1862 में रंगून जेल में ली थी। आप चित्र 13 में देख सकते हैं तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट। चित्र में तात्या टोपे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट का, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब चला गया? तो मार्च 1858। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। और तात्या टोपे मध्य भारत के अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध चलाते रहे। तो याद रखिएगा, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो छापामार युद्ध तात्या टोपे के द्वारा चलाया गया था। आप चित्र 14 में देख सकते हैं, अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। और चित्र 15 में बताया गया है, अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ अंग्रेज वहाँ पे सभी को पकड़ लिए। और ध्यान से देखने के लिए इस कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विरोधियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। अगला पॉइंट है विद्रोह के बाद के साल। तो विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ वो बताया गया है। विद्रोह खत्म हुआ तो उसके बाद का कैसा साल था? तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। तो इस पॉइंट में वो पॉइंट बताया गया है कि अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित थे। तो ब्रिटिश सांसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों की संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे सलाह के एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ब्रिटिश सांसद के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया था जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था और यह कानून पारित किया गया था 1858 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चित्र 16 में बताया गया है कि उत्तर भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र। तो आप देख सकते हैं रेड से जो मार्क किया गया है विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं और विद्रोह के अन्य केंद्र जो ब्लैक से बताया गया है। और इसी के साथ हमारा जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट था वो आपको बता दिया गया है। एक लास्ट में इम्पोर्टेंट है, दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने का निर्देश दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, जगन्नाथ मंदिर की देखरेख के लिए किसे भेजा गया था? तो
दिवंगत खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र देव को। तो यही इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र देव को भेजा गया था। और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट सारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और इसमें वही पॉइंट बताया गया है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका कीमती समय बचाया जा सके। हमारा अगला टॉपिक रहेगा देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे कई प्रश्न आ चुके हैं टीआरई में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।